उपस्थित आज के मंडल स्तरीय महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, तमाम सम्मानित अतिथियों, वक्तागण, पत्रकार साथियों, सुरक्षा कर्मियों और पूरे मंडल के कोने कोने से आए हुए मूल निवासी साथियों, भाइयों, बहनों, साथियों, देश की आजादी को 75 साल लगभग होने जा रहे हैं और 75 साल की आजादी में अगर हम मुल्क के हालात के बारे में नजर डालें तो जो देश की बहुत बड़ी आबादी है, 85 से 90% जिसकी आबादी है, उनके हालात मुल्क में बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें तो कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है और हालात तो इतने ज्यादा भी खराब है कि इस देश के अंदर एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, मगर जब वो राष्ट्रपति महोदय मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी के द्वारा ये कहा जाता है कि आप देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन मंदिर का राष्ट्रपति तो ब्राह्मण ही होता है और राष्ट्रपति को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। इतने ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के हालात खराब है। अगर आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा हुआ है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, जंगल पर, जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। इसके बावजूद भी आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ने का काम किया जा रहा है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। दिल्ली आपसे लगा हुआ है। जब सिख लोगों ने किसानों के समर्थन में धरना शुरू किया तो सिखों को खालिस्तानी कहा गया। वैसे भी देश में बहुत बड़े पैमाने पर सिखों का कत्लेआम हो चुका है। क्रिश्चियनों की संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। बुद्धिस्टों के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उस पर मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों का कब्जा कराया जा रहा है। और जो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आजादी के 74 साल के अंदर मुसलमानों के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि मुसलमानों का परसेंटेज देश में कम और जेल में ज्यादा हो गया। आजादी के 74 साल में मुसलमानों को विदेशी कहा गया, मुसलमानों को आतंकवादी कहा गया, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा गया और हालत तो अब और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं कि मुसलमान के घर के अंदर किस चीज की बिरयानी पक रही है आजकल मुसलमान नहीं तय करते। मुसलमान के घर के अंदर किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। कभी भी किसी मुसलमान को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है। आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई, जिनकी आबादी देश में आधे से अधिक है, 52% है। हमने अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछा, अरे भाई पिछड़े वर्ग के भाइयों, आप लोगों को पता है कि दुनिया में कितने अजूबे हैं? तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने हमको जवाब दिया कि पटेल जी दुनिया में 7 अजूबे हैं। हमने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? बोले अपनी तरफ देखने का क्या मतलब है? हमने कहा दुनिया का 8वां अजूबा इस देश का पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी देश में आधे से अधिक है, लेकिन आजादी के 74 साल में हिजड़ों की गिनती हो गई मगर पिछड़े अपनी गिनती नहीं करवा पाए, तो दुनिया का 8वां अजूबा पिछड़े वर्ग का है। साथियों, हमें समझने की जरूरत है। हम हर 5 साल बाद वोट देते हैं, उसको भगाना है इसलिए उसको लाना है, अभी उसको भगाना है इसलिए उसको लाना है। ये लगातार हम वोट देने का काम कर रहे हैं। जैसे 2014 में मोदी जी आ गए थे और जब मोदी जी आए तो कहा भाइयों बहनों, हमारे लोग तो आवाज सुनकर ही मंत्रमुग्ध हो गए। भाइयों बहनों, इतनी मीठी आवाज में मोदी जी ने संबोधन किया। कहा भाइयों बहनों, अब परिवर्तन करना है। तो हमारे लोगों ने सोचा परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या परिवर्तन करना है? कहा काला धन वापस होगा और हर खाते में 15-15 लाख रुपया
भेजने का काम करूंगा। तो हमारे लोगों ने सोचा ये तो पहला कोई महात्मा आदमी आया है, अभी तक तो नेता आते थे, ये पहला आदमी नरेंद्र मोदी है जो नेता नहीं है, ये महात्मा आया है, ये जरूर भला करेगा, क्योंकि ये तो काला धन लाने की बात कर रहा है और हर गरीब के खाते में 15-15 लाख डालने की बात कर रहा है। जरूर इसकी सरकार बनवाना पड़ेगा। पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मोदी जी ने बताया, कहा मैं पिछड़ी जाति का हूं, सोचा इतने से हो सकता काम ना चले, तो कहा मैं नीच जाति का हूं इसलिए मेरा अपमान होता है। फिर कहा मैं चाय बेचने वाला हूं, तो हमारे लोगों ने सोचा यार एक तो पिछड़ा है, ऊपर से नीच जाति का है और उसके ऊपर से चाय बेचता है, मतलब गरीब है। ये पूरी तरीके से पक्का हो गया कि नरेंद्र मोदी अपना ही आदमी है। अगर इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो ये जरूर अपना भला कर देगा। तो हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दी। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई हुई है। महिलाओं ने टीवी देख देख कर, क्योंकि टीवी खरीद लिया अडानी ने, टीवी खरीद लिया अंबानी ने। अब अडानी अंबानी की टीवी तो मोदी ही मोदी दिखता है, तो मोदी को टीवी पर देख देख कर घर के पुरुष दूसरी पार्टी का प्रचार कर रहे थे और महिलाएं कह रही नहीं हम तो मोदी जी को वोट देंगे। पुरुष दूसरे का प्रचार कर रहा, महिलाएं कह रही नहीं हम तो मोदी जी को वोट देंगे। तो हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन गए तो रात को 8 बजे एक दिन टीवी पर आए। हमारे लोग बहुत खुश हो गए कि टीवी पर मोदी जी आ गए, लग रहा है खाते में 15-15 लाख आने वाले हैं, बस मोदी जी घोषणा ही करने वाले हैं। हमारे लोग खुश हो गए, टीवी के सामने आकर बैठ गए और जब टीवी के सामने आकर बैठ गए तो मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 के नोट बंद किए जा। हमारे लोग कुछ समझ नहीं पाए कि ये तो काला धन वापस लाने का मामला था, हमारे खाते में 15 लाख डालने का मामला था। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 500 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। तो भाजपा वालों ने, आरएसएस वालों ने हमारे लोगों को समझाने में मदद किया। कहा जिनके पास काला धन है वो 500 1000 के नोट में काला धन है। जब नोट ही मोदी जी ने बंद कर दिया तो काला धन वाले भिखारी हो जाएंगे। हमारे लोग और खुश हो गए, इतना खुश हो गए, सोचने लगे अब हम ठेला चलाते हैं तो काला धन वाले भी ठेला चलाएंगे, हम रिक्शा चलाते हैं तो काला धन रखने वाले भी रिक्शा चलाएंगे, हम किसानी करते हैं तो काला धन वाले भी किसानी करेंगे, हम मजदूरी करते हैं तो काला धन वाले भी मजदूरी करेंगे। हमारे लोग खुश हो गए कि अब जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट नेता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति हैं, जिन्होंने काला धन रखा हुआ है, वो जमीन पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं और हुआ क्या, लाइनों में हमारे लोग लग गए। एक भी उद्योगपति, एक भी पूंजीपति, एक भी भ्रष्ट नेता, एक भी भ्रष्ट अधिकारी लाइनों में लग कर नहीं मरा। लाइनों में हमारे गरीब लोग लगे और लाइनों में लग करके हमारे गरीब लोग मरे। और इतना ही नहीं हुआ, हमारी महिलाएं बहुत खुश थी मोदी जी को वोट दे करके। हमारे घर के अंदर भी एक बैंक होता है, एक रिजर्व बैंक भारत सरकार का होता है और एक रिजर्व बैंक हमारे घर का होता है। पुरुष जब महिलाओं को पैसा देता है घर चलाने के लिए तो महिलाएं उसमें से थोड़ा थोड़ा बचत करके उसको रखती है। और जब कभी संकट का समय आता है, बच्चे की फीस ना जमा हो रही हो, बच्चे का इलाज ना हो पा रहा हो, किसी की तबीयत खराब हो गई हो, तो महिलाएं कहती हैं अच्छा ऐसा है ये पैसा ले लो, बच्चे का फीस जमा कर दो, बच्चे का इलाज करवा लो, बाद में हमको वापस कर देना। हम सभी जानते हैं हम में से कोई वापस नहीं करता है, एक बार लेने के बाद में कोई वापस नहीं करता, हम सभी जानते हैं। लेकिन वो संकट काल में जब परिवार पर संकट आता है तो वो पैसा हमारे काम में आता है। वो सारा पैसा जो 500 1000 का रखा था वो मोदी जी ने निकाल लिया। वो जो आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में जो पैसा सुरक्षित रखा था वो सारा पैसा निकल गया, वो वापस आया नहीं। 15 लाख तो आया ही नहीं और जो रिजर्व रखा था वो भी नहीं आया। तो साथियों हमको समझने की जरूरत है। फिर एक बार मोदी जी रात को 8 बजे टीवी पर आ गए
फिर हमारे लोगों ने सोचा हो सकता है कि 15 लाख आने वाले हो, फिर कहा आज से जनता कर्फ्यू लागू किया जाता है। अब हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, तमाम स्टेटों में नौकरी के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं दिल्ली में, और हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। हालत इतने ज्यादा खराब थे कि जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसके बाद आजाद भारत में कभी भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली जो स्थिति मोदी जी के कारण लॉकडाउन में देखने को मिली। हजारों किलोमीटर तक महिलाएं पैदल चली, गर्भवती महिलाएं पैदल चली, ट्रेनों तक में बच्चों का जन्म हुआ, और इतना ही नहीं, पानी के लिए पानी भी नहीं मिलता था, बिस्किट भी नहीं मिलता था, लोग भूखे हजारों किलोमीटर चले। और हमारे आप जैसा कोई अच्छा आदमी अगर ये सोचता था कि इनको पानी पिला दो, इनको बिस्किट खिला दो, तो योगी के जो गुंडे हैं, योगी की जो पुलिस है, वो पुलिस 4 डंडे खिलाने वाले को भी मारती थी और 4 डंडे जिसको खिलाने जाते थे उसको भी मारने का काम करती थी। तो साथियों, समझने की जरूरत है। पूरे देश की जनता को चूना लगाने का काम किया, और केवल इतना ही नहीं, जिन पिछड़ों को कहा कि हम पिछड़े हैं, चाय बेचने वाले हैं, नीच जाति के हैं, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। पिछड़े वर्ग को बजट में एक नया नहीं दिया। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अरे बगैर बजट का विकास होगा, लेकिन ये नारा केवल भाषण में बोलने के लिए है। सबका साथ सबका विकास केवल भाषण के लिए है। वास्तव में मोदी का नारा क्या है? वास्तव में मोदी का नारा है सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास, बाकी देश भर का सत्यानाश। ये वास्तव में मोदी का नारा है। इस नारे को समझने की जरूरत है। इंडियन ऑयल बेचा, भारत पेट्रोलियम बेचा, रेलवे बेचा, बीएसएनएल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, कुछ भी नहीं छोड़ा। और जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने लाल किले को भी गिरवी रख दिया और कहते रहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा। साथियों, समझने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब जवाहरलाल नेहरू को कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए आयोग का गठन करो, और जवाहरलाल नेहरू ने पिछड़े वर्ग के लिए आयोग का गठन नहीं किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आरएसएस के कहने पर पिछड़े वर्ग की गिनती ना करने का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देने का काम किया। पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। पिछड़े वर्ग के लोगों को जानने की जरूरत है कि ये पिछड़ा 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 कह के हमारा वोट तो लूट रहे हैं, लेकिन हमारा सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को एक डर और भाजपा वाले दिखाते हैं, अरे हमको जिताओ नहीं तो देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए, मुसलमान देश पर कब्जा कर लेंगे, अरे हमको जिताओ नहीं तो मुसलमान कब्जा कर लेंगे। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी, अरे भाजपा वालों, आजादी के 74 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बना क्या? आजादी के 74 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, एक भी शेड्यूल कास्ट देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, एक भी आदिवासी देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, और एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी नरेंद्र मोदी को छोड़कर देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। और नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा कहते हैं, मगर वो आरएसएस के गुलाम प्रधानमंत्री हैं, वो वास्तविक पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं है। साथियों, हमें समझने की जरूरत है, इस देश की विधायिका पर मुसलमानों का कब्जा नहीं है, कार्यपालिका पर मुसलमानों का कब्जा नहीं है, न्यायपालिका पर मुसलमानों का कब्जा नहीं है, मीडिया पर मुसलमानों का कब्जा नहीं है, इस देश पर कहीं भी मुसलमानों का कब्जा नहीं है। बल्कि सच्चर कमीशन कहता है कि मुसलमानों के हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब है। ये डर मुसलमानों का इसलिए दिखाते हैं, ये हमारे हित में तो एक भी काम करते नहीं है। मैं योगी और मोदी को चैलेंज देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के हित में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हित में एक काम किया हो तो बता दो। एक भी काम नहीं किया, इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम,
हिंदू मुस्लिम, क्योंकि जब कोई काम ही नहीं किया तो हिंदू मुस्लिम के अलावा है क्या? डंका पीटते रहते मंदिर बना दिया। अरे मंदिर के लिए विनय कटियार को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, परवीर तोगड़िया को आगे किया, इनको आगे करके मस्जिद गिरवाने का काम किया। अगर मंडल की लड़ाई लड़ी होती पिछड़े वर्ग के लोगों ने तो लाखों नौकरियां उनके बच्चों को मिलती, लेकिन मंदिर की लड़ाई लड़ने नहीं दिया, गुमराह किया पिछड़े वर्ग के लोगों को। और जब मंदिर बन रहा है तो विनय कटियार कहां है, कल्याण सिंह कहां है, उमा भारती कहां है, परवीर तोगड़िया कहां है? ट्रस्ट में एक भी आदमी को रखा क्या? ट्रस्ट में एक भी आदमी को नहीं रखा। इसका मतलब मुसलमानों से लड़ने के लिए हम बढ़िया वाले हिंदू हैं, वोट डालने के लिए बढ़िया वाले हिंदू हैं, चंदा देने के लिए बढ़िया वाले हिंदू हैं, 3 समय पर बढ़िया वाले हिंदू हैं, लेकिन जब अधिकार की बात करते हैं तब हम एससी हो जाते हैं, एसटी हो जाते हैं, ओबीसी हो जाते हैं। इस साजिश को साथियों हम लोगों को समझने की जरूरत है। मोदी ने हमारा सत्यानाश किया, योगी ने भी हमारा सत्यानाश किया। 17 में केशव मौर्य के नाम पर इलेक्शन लड़ा कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन जब बहुमत मिल गया केशव को उप बनाकर चुप कर दिया, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा पर था, मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछा क्या हाल है भाई, बड़ा होगा? तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा हाल क्या है पटेल जी, एक तो योगी की पुलिस गुंडा बन गई है, पिछड़ों का फर्जी एनकाउंटर कर रही है, दूसरे योगी के गुंडे पिछड़ों की हत्या कर रहे हैं, और तीसरे जो योगी के साड़ है वो हमको जिंदा नहीं रहने दे रहे हैं, हमको सोने नहीं दे रहे हैं, वो रात में हमारी फसलें खाते हैं और रात में 2-2 बजे तक योगी के साड़ों को खेत से का काम करना पड़ता है। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, इसलिए साथियों परिवर्तन करने की जरूरत है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इसलिए बना है, आज जो क्रेडिट मोहम्मद मेहराम साहब के पास में है, देश में ऐसी क्रेडिट का कोई नेता नहीं है। पिछले 45 साल से मेहराम साहब सारा घर बार नौकरी छोड़कर बहुजन समाज की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, और आज जब देश में परिवर्तन की जरूरत है तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का भी नेतृत्व करने का काम मेहराम साहब कर रहे हैं। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को मजबूत करने का काम करें, ताकि 2022 में योगी को विदा किया जा सके और 2024 में मोदी को भी विदा किया जा सके, और जो आज लोकतंत्र खतरे में है, जो संविधान खतरे में है, उसकी रक्षा किया जा सके, और जो नाइंसाफी का निजाम है उसको ध्वस्त करके इंसाफ कायम किया जा सके। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। इस इंसाफ की लड़ाई राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा लड़ रहा है। इस लड़ाई में आप लोग सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय मुल्क।